हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में हमने लास्ट टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी अब कंप्लीट कर लिया पूरा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का मतलब क्या होता है? जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है सो आसपास वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर देता है। इट कम्स अंडर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको सबसे पहले ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से समझिए। OERSTED, ऑयस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। इस भाई ने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, की के साथ उसको लगाया। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, की के साथ अटैच कर दिया। साथ में रखी मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, जैसे ही की को क्लोज किया यहां से करंट पास करेगा, करंट पास करेगा। उसने देखा जैसे ही करंट पास होता है ये नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। करंट बंद करता था, नीडल डिफ्लेक्शन बंद हो जाती थी, हॉरिजॉन्टल हो जाती थी। सेम प्रोसेस उसने क्या किया, बैटरी को रिवर्स कर दिया। बैटरी रिवर्स की, उसने नोटिस करा नीडल की डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गई। जैसे ही करंट की को क्लोज किया, करंट पास हुआ, नीडल की डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गई। सो इसका मतलब ये जो नीडल डिफ्लेक्शन है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द वायर। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या नाम देते हैं? ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। इसने क्या, इसकी करंट की डायरेक्शन के लिए क्या रूल लगाया, उसको बोलते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है? पेपर में कभी नहीं आता, पता होना चाहिए कि इफ वी स्विम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट so that current enters our feet and leaves from head, then north pole will be deflected towards our left hand side. अगर आप इस तरफ स्विम कर रहे हो तो अगर आप ऐसे स्विम करोगे इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा तो नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अगर आप इधर स्विम कर रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ होगा तो नॉर्थ पोल नीचे डिफ्लेक्ट होगा। इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर स्विमिंग रूल। कभी काम नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है मेन पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया था? स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। इसी तरह यहां होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेट के चारों तरफ हो सकता है, और अभी आपने देखा करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ भी हो सकता है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर space around a magnet or a current carrying conductor in which magnetizing force can be experienced. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात क्लियर? सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? किसी कंडक्टर के, करंट कैरिंग कंडक्टर के या फिर मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को एक्सपीरियंस कर सको, उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने ऐसे डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने उसकी टर्म्स में डिफाइन किया था, फोर्स की टर्म्स में। तो यहां पे भी फोर्स की टर्म्स में डिफाइन करेंगे, ध्यान देना। सिर्फ डेफिनेशन के लिए कॉन्सेप्ट में अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आगे।
इस पूरे चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। दूसरा, अगर ऑलरेडी कोई फील्ड प्रेजेंट है और उसमें चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया तो उस चार्ज पार्टिकल पे उस फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। अब उससे हम फोर्स डिफाइन करते हैं, इसीलिए मैं उस पर पहले आ रहा हूं। सपोज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में आया, तो इस पे फोर्स लगेगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होती है, QE। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होती है, अब उस पे देखेंगे। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, it is found to be directly proportional to the value of charge. It is found to be directly proportional to strength of the magnetic field. It is found to be directly proportional to normal component of velocity. तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, एक चार्ज पे, दूसरा फील्ड की स्ट्रेंथ पे, तीसरा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आप बना सकते हो, एक बनाओगे v cos थीटा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये मैं 3D बना रहा हूं, v sin थीटा। सो जो फोर्स है वो आपके पास आई प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा, तीनों को कंबाइन कर दो तो सो जो फोर्स है वो इक्वल टू आई कांस्टेंट टाइम्स QVB sin थीटा। वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 1, ये हो गया QVB sin थीटा, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 1 SI यूनिट्स में। सो Q इंटू V क्रॉस B इन वेक्टर फॉर्म, ये मैग्नीट्यूड है ऊपर वाला और ये वेक्टर है, ये फॉर्मूला बन गया Q इंटू V क्रॉस B, QVB sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। सो F फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। इधर मैंने XY प्लेन पे V और B का प्लेन वो बनाया, तो फोर्स जो होगी ईदर इट इज परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स और इट इज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स। कैसे पता लगेगा, अभी आऊंगा उस पर, 2 मिनट। इतनी बात समझ में आई, ये समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर होता है। सो आपके पास मेन फॉर्मूला अभी कौन सा बना, एक ये Q इंटू V क्रॉस B। ये क्या कहते हैं, ये होता है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल। क्लियर। अच्छा, इससे हम फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। हमने देखा F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, तो B की वैल्यू कितनी आई, F अपॉन QV sin थीटा आई कि नहीं। डेफिनेशन के लिए Q को 1 रख दो, V को 1 मीटर्स पर सेकेंड रख दो, sin थीटा को 1 रखो। sin थीटा 1 मतलब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब कंबाइन करो, B किसके इक्वल आ जाएगा, F के इक्वल आ जाएगा। सो अब कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, स्पेस की बात की थी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स, ये फोर्स के बराबर है, एक्सपीरियंस्ड by a unit positive test charge, 1 कूलम चार्ज की वजह पे moving with unit velocity 1 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रहा है at right angles
टू द मैग्नेटिक फील्ड। 90 डिग्री पे। सो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? क्लियर? सो हमने बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा? QVB sin थीटा। इससे अब यूनिट्स वगैरह पे आ जाते हैं, डायरेक्शन पे भी आता हूं इसके बाद। मैग्नेटिक फील्ड के दो यूनिट्स की बात करेंगे, एक SI यूनिट, SI यूनिट होता है टेस्ला, दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दो यूनिट्स है, दोनों एक ही बात है। CGS यूनिट ये होता है गॉस, 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। ये कन्वर्जन है इसकी। टेस्ला को भी डिफाइन कर सकते हो, कैसे? आप देखो, B को आपने निकाला F/QV sin थीटा। अब आप F को 1 न्यूटन रख दो, चार्ज को 1 कूलम रख दो, वेलोसिटी को 1 मीटर्स पर सेकेंड बना दो, थीटा को 90 डिग्री बना दो, तो B किसके इक्वल आ जाएगा? 1 टेस्ला। कैसे डेफिनेशन बनाओगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज moving with unit velocity at right angles to the field experiences a force of 1 न्यूटन। ठीक है, बना लोगे ना ये डेफिनेशन? सो ऐसे आप डिफाइन कर देते हो इसको। इसके आप डायमेंशंस भी लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस कैसे बनाओगे? F/QV sin थीटा। फोर्स क्या होता है? m1 l1 t-2। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम, सो A एम्पियर इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? LT-1, और थीटा के कोई डायमेंशंस नहीं। तो ये सॉल्व करके बना m1 l0 t-2 A-1। ये इसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या हो गए? डायमेंशंस। क्लियर? ये सारी बातें क्लियर हो गई। सो ये आपके पास था बेसिक। अब एक और चीज, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये 3 फिंगर्स लेफ्ट हैंड की, आपको राइट दिख रहा होगा, ये लेफ्ट हैंड है मेरा। लेफ्ट हैंड 1 2 ऐसे, और तीसरी यू बाहर की तरफ निकलते हुए। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज किया मैंने। फादर मदर चाइल्ड। फोर्स, थंब देता है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और ये तीसरा होता है करंट। करंट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो सेम डायरेक्शन होगी, नेगेटिव होगा तो उल्टी होगी। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट है, वेलोसिटी नहीं है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। ठीक, इनके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, ये हमेशा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ये आपको क्या देगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब देखो, जो मैंने केस किया था उसमें ये था फील्ड, और इस तरफ था एंगल पे था करंट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो फोर्स कहाँ हो गई? परपेंडिकुलरली ऊपर। समझ में आ गई? क्लियर? पक्का? एक कन्वेंशन होती है, कहीं आपको दिख जाए क्रॉस, तो ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ पेपर से अंदर की तरफ जाता हुआ। कहीं दिख जाए डॉट, तो ये रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आता हुआ। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या बेसिक पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज QVB sin थीटा। उससे हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकाली, फिर हमने यूनिट बताए, यूनिट की डेफिनेशन देखी, डायमेंशंस निकाल लिए और डायरेक्शन निकाल ली। इतनी बात बेसिक क्लियर हो गई सबको? अब आ जाते हैं उस एक्सप्रेशन को थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं। जो फोर्स का एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, वो फोर्स का एक्सप्रेशन था F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, या फिर QVB sin थीटा। मैग्नीट्यूड अगर देखो तो
इसके कुछ केसेस हैं समझने के लिए। केस 1, अगर वेलोसिटी 0 होगी तो फोर्स 0 हो जाएगी ना। मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, कुछ नहीं होगा उसको, वो रेस्ट पे ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, वो मोशन में ला ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक कर सकता है, एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, वो मोशन में आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करवा देती है चार्ज पार्टिकल को, स्पीड अप कर देती है, स्लो डाउन कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, अभी आता हूं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वोंट बी एबल टू मूव दैट चार्ज पार्टिकल। क्लियर? पहला केस क्लियर। दूसरा केस, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तब भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा जाता जा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जैसे मूव कर रहा है करता रहे, फोर्स क्या है, 0। जबकि इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो अपनी डायरेक्शन में स्पीड अप करा देती है, नेगेटिव चार्ज हो तो स्लो डाउन करवा देती है। याद है ये बात? सो दो केसेस में मैग्नेटिक फील्ड हमने 0 देखी। पहला, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, इट विल नॉट बी मूविंग बिकॉज फोर्स क्या हो जाएगी, 0। दूसरा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा उस डायरेक्शन में, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑपोजिट मूव कर रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव, नो इफेक्ट। दो केस क्लियर। तीसरा केस, थर्ड केस क्या कहता है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो फोर्स हो जाएगा QVB sin 90। sin 90 कितना होता है, 1। फोर्स हो गया QVB, इट इज द मैक्सिमम फोर्स। एक और बात, आप ये देखो, F जो था वो था Q इंटू V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था, फोर्स जो है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। मतलब फोर्स होती है वेलोसिटी की हमेशा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी क्या होती है, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करती है। सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ, वो उसे सर्कुलर पाथ में मोशन करवाएगी। मतलब जरा ध्यान दो, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ। आपको अपनी फिंगर्स को यूज करना पड़ेगा क्योंकि मिरर इमेज की वजह से मेरा लेफ्ट आपको राइट दिखेगा, ध्यान देना। फोर्स मुझे नहीं पता, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं, और करंट यानी चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ आ रहा है, तो फोर्स हो गई अंदर की तरफ, प्लेन ऑफ पेपर में इनवर्ड मेरे हिसाब से। आप अपनी फिंगर करो, अपने आप आपको नजर आएगा। फोर्स नहीं पता, फील्ड इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल ऊपर आ रहा है, तो फोर्स हो गई इनवर्ड। इनवर्ड मतलब जब ये ऊपर आएगा तो फोर्स होगी अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये मुड़ जाएगा तो फोर्स भी मुड़ जाएगी, और मुड़ेगा फोर्स और मुड़ेगी, तो ये कैसा पाथ लेगा, ये सर्कुलर पाथ लेगा। परपेंडिकुलर फोर्स प्रोवाइड्स centripetal force, therefore charged particle will take circular path। और क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है तो हम लिख सकते हैं QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। मतलब R कितना हो जाएगा, mv बाई BQ। इतने रेडियस का वो सर्कुलर पाथ लेगी, ठीक है। कितना टाइम लगेगा उसे पूरा गोलू घूमने में, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। R की वैल्यू डाल दो, 2 पाई बाई v इंटू mv बाई BQ। vv कट गया, कितना हुआ, 2 पाई m बाई BQ। अब देखो ये टाइम कांस्टेंट है, मतलब अगर ज्यादा स्पीड से आएगा तो बड़ा रेडियस लेगा, बट टाइम कांस्टेंट रहेगा।
तो दो पार्टिकल है डिफरेंट स्पीड से एंटर हुए, दोनों का सर्कुलर पाथ का साइज फर्क होगा, जो ज्यादा स्पीड से आया वो बड़ा सर्कल लेगा, जो कम स्पीड से आया वो छोटा सर्कल लेगा, बट टाइम दोनों को क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, क्योंकि टाइम ना तो रेडियस पे डिपेंडेंट आ रहा है ना ही वेलोसिटी पे, टाइम सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, चार्ज पे और उसके मास पे। ठीक, समझ में आया। इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1 टाइम पीरियड, ये हो जाएगा BQ/2πm, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, ये हो जाएगा BQ/m। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ये बहुत काम का है। तो अभी 3 केस हमने पढ़े। पहला, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आता है तो वो कंटिन्यू करेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो मैक्सिमम फोर्स होगी, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ लेगा, सर्कुलर पाथ लेगा तो जो फोर्स एक्ट कर रही है वो सेंट्रीपिटल के इक्वल करके मैं रेडियस निकाल सकता हूं, रेडियस से टाइम पीरियड और वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल सकता हूं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, चौथा केस, केस 4। अगर कोई चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पे एंटर होता है, सपोज 30 डिग्री पे एंटर हुआ, 60 पे एंटर हुआ, किसी और एंगल पे एंटर हुआ, ये चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पे एंटर हुआ, इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, v cos थीटा और एक होगा v sin थीटा। मैंने इसको बोल दिया v पैरेलल, इसको बोल दिया v परपेंडिकुलर। v पैरेलल की वजह से इट विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लगती, और v परपेंडिकुलर की वजह से वो क्या लेगा, सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ भी लेगा और आगे भी जाता जाएगा, तो सर्कल के साथ साथ आगे जा रहा है, मतलब क्या लेगा, हेलिकल पाथ लेगा कि नहीं, तो सर्कुलर पाथ के साथ साथ वो आगे भी जाता जाएगा, तो ये क्या लेगा, हेलिकल पाथ। सर्कुलर पाथ क्यों ले रहा है, v परपेंडिकुलर की वजह से, सो b q v परपेंडिकुलर इज m v square by r, so b q m v perpendicular by r, so रेडियस कितना हुआ, m v sin थीटा by bq। ये रेडियस हो गया। टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, कौन सी स्पीड से, सर्कल v परपेंडिकुलर से, सो 2πr बाई v sin थीटा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो r की, आपके पास आ जाएगा 2πm बाई bq। ये तो वही पुराना वाला ही केस हो गया ना, क्योंकि वो तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट ही नहीं था, तो चाहे एंगल पे एंटर करे चाहे परपेंडिकुलरली एंटर करे, टाइम सेम लगेगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ओमेगा सेम होगा। ये बातें क्लियर। बट अब एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ गया, इसको बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स का मतलब क्या होता है, यहां पे एक गोल घूम के दोबारा इस पॉइंट पे आया तो आगे चला गया, तो कितना आगे चला गया एक कंप्लीट रोटेशन में, उसको बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। 1 रोटेशन में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, उसको बोलते हैं पिच। पिच क्या होगा, v पैरेलल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तो कौन सा हो गया, पैरेलल वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है। v पैरेलल कितना है, v cos थीटा, और टाइम है t, t की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया v cos थीटा इंटू 2πm बाई bq। ये आपके पास पिच ऑफ द हेलिक्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझ में आया, पक्का। दोबारा एक बार सारे केस। पहला केस, ये केस 4 था। पहला केस, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है तो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, उस पे मोशन नहीं आता, मैग्नेटिक फील्ड उसे नहीं हिलाती। दूसरा, अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर होगा तो वो कंटिन्यू करेगा पाथ पे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट केस, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर होता है
तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी और वो क्या लेगा, सर्कुलर पाथ। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंगल पे एंटर होता है तो उस पे दो कंपोनेंट्स होंगे, वी कॉस वी साइन। वी कॉस की वजह से वो आगे जाता जाएगा और वी साइन की वजह से वो सर्कुलर पाथ लेगा, तो सर्कुलर पाथ लेगा एंड आगे कंटिन्यू करेगा मूव करने में। समझ में आया? तो वो क्या लेगा, हेलिकल पाथ। क्लियर? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, चाहे वो पैरेलल है, चाहे वो एंटी पैरेलल है, चाहे वो एंगल पे है, चाहे वो कुछ भी है, मैग्नेटिक फील्ड नेवर एवर ऑल्टर्स स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड कभी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती, वेलोसिटी को चेंज करती है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करती है, स्पीड को चेंज नहीं करती। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, वेलोसिटी को चेंज, स्पीड को क्यों नहीं चेंज करती? वो भी आता हूं, प्रूव अभी करूंगा। वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती। क्यों नहीं करती, जरा देखो। मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है Q इंटू वी क्रॉस पी। अगर चार्ज पार्टिकल सपोज डीएल लेंथ ट्रेवल करता है तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू वी क्रॉस बी डॉट डीएल। ठीक है, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, dl बाई dt इंटू dt। dl बाई dt क्या है, वेलोसिटी। आपके पास आया Q इंटू वी क्रॉस बी डॉट वी मल्टीप्लाइड बाई dt। v क्रॉस b वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। v क्रॉस b का जो रिजल्ट होगा वो v और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो जो v क्रॉस b का रिजल्ट है वो v के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। अब वो v के साथ परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर चीजों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ये आंसर क्या आया, 0। अब सिंस नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन by magnetic field on the charged particle, therefore there is no change in kinetic energy of the charged particle। वर्क डन ही नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी कहां से चेंज होगी, therefore वेलोसिटी क्या हो, स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट। सो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती किसी भी सिचुएशन में। वो चार्ज पार्टिकल के मोशन की सिर्फ क्या चेंज करती है, डायरेक्शन। चाहे वो जैसे मर्जी एंटर हो चार्ज पार्टिकल, जहां मर्जी घूमे, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगी, स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। यहां तक बात क्लियर हो गई एकदम। अब 2-3 टर्म्स एक्स्ट्रा हैं जो मैं डिफाइन कर रहा हूं। एक टर्म होती है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है, लॉरेंट्ज फोर्स यही है, F मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इट इज Q इंटू वी क्रॉस बी। इसको नाम देते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। अगर कहीं दिख जाए लॉरेंट्ज फोर्स, ये होता है टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की वजह से। अगर दोनों फील्ड्स हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स होगी और मैग्नेटिक की वजह से भी होगी, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कौन सी होती है, जो सिर्फ मैग्नेटिक की वजह से हो, इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो QE प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी, मतलब इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स नहीं बोलेंगे, वो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलेंगे, और टोटल लॉरेंज फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का सम। सो टोटल लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, QE प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी। यहां तक बात क्लियर, श्योर, समझ में आ गया, पक्का? ठीक है बेटा, ये क्लियर लॉरेंज फोर्स क्या होती है। अब आ जाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्ट कर रही है किसी चार्ज पार्टिकल पे, और दोनों के कंबाइंड इन्फ्लुएंस से चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, मतलब इफ नेट फोर्स on charged particle due to
combined electric and magnetic fields is 0। मतलब फोर्स टोटल क्या होता है, Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी। मैंने बोला ये टोटल सम किसके इक्वल है, 0 के। मतलब Q इंटू ई नेगेटिव ऑफ Q इंटू वी क्रॉस बी के इक्वल होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ वी क्रॉस बी के इक्वल होगा, हाँ कि ना, होगा कि नहीं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये कब हो सकता है, इफ ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है। सो इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, माइनस वी आई क्रॉस बी जे। आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो ये हो गया माइनस बी वी के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होनी चाहिए, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। समझ में आई बात। मतलब ध्यान दो, अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सपोज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, तो तीनों का तो जो नेट इफेक्ट होगा उस चार्ज पार्टिकल पे वो क्या हो सकता है, 0। मतलब आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू B इंटू मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होनी चाहिए, तो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की कितनी होनी चाहिए, E बाई बी। इसको दोबारा समझो, ध्यान से समझो। सपोज लेट मी टेक एन एग्जांपल कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, मानते हो। एक चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। अगर मैं चाहता हूं वो सीधा चला जाए अनडिफ्लेक्टेड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इधर गया तो मैग्नेटिक का फोर्स इधर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक का फोर्स इधर है तो मैग्नेटिक का फोर्स इधर चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे। सो लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फोर्स मुझे चाहिए इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड मुझे नहीं पता, करंट है इस तरफ, चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, फोर्स इधर चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का होनी चाहिए ऊपर। तो आपने क्या निकाला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट आया, तो मैग्नेटिक फील्ड का होनी चाहिए ऊपर। तो जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और इस कंडीशन को उसकी वेलोसिटी सेटिस्फाई करेगी, तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, स्ट्रेट चला जाएगा, उस पर नेट इफेक्ट क्या होगा, 0। सो वी कैन सिलेक्ट द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल सो दैट इट मूव्स अनडिफ्लेक्टेड इन अ क्रॉस्ड मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर थी, चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट आया था, एक एक्स एक्सिस थी, दूसरी वाई एक्सिस थी, तीसरी जेड के अलोंग थी, नेगेटिव पॉजिटिव वो अपने आप देखना, ठीक है, समझ में आया। सो ये है आपका वेलोसिटी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। इसके न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक दो चीजें और पता होनी चाहिए। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ा था, वो कई बार काम आ जाता है। चार्ज ऑफ अल्फा क्या होता है, ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा क्या होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। आपने क्या पढ़ा था, ये दो चीज पढ़ी थी। इसका न्यूमेरिकल एक देखते हैं। आपको बोला an alpha particle and a proton enters magnetic field with same velocity. Find ratio of their radii of circular path if they enter at right angles to field. एक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली एंटर हुए अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, आपको उनके रेशियो निकालना है। अच्छा जी, रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, mv/bq। सेम वेलोसिटी से एंटर हुए, रेडियस ऑफ अल्फा अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन,
मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा, बी इंटू क्यू ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, बी इंटू क्यू ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूँ। मुझे क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बराबर दिए हैं, बी से बी कैंसिल हो गया, वैल्यू डालो। एम अल्फा कितना होता है, एम अल्फा अपॉन एम पी, एम अल्फा अपॉन एम पी कितना होगा 4:1, और क्यू अल्फा अपॉन क्यू पी कितना होगा 2:1। पुट करो एम अल्फा अपॉन एम पी को 4:1, क्यू अल्फा अपॉन क्यू पी 2:1, आंसर रेशियो आ गया 2:1। क्वेश्चन बदलते हैं, आपको बोला होता सेम मोमेंटम से एंटर हुए, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, अब रेडियस निकालना है, वो सेम मोमेंटम से एंटर हुए, वेलोसिटी नहीं कटेगी अब, तो एम अल्फा पहले वेलोसिटी का रेशियो निकालो इस एम पी वी पी, सो वी अल्फा अपॉन वी पी कितना हुआ, एम पी अपॉन एम अल्फा विच इज 1:4। अब फॉर्मूला डालो, आर अल्फा अपॉन आर पी, एम अल्फा वी अल्फा अपॉन बी इंटू क्यू अल्फा, एम पी वी पी अपॉन बी इंटू क्यू पी, बी बी कट गया, एम अल्फा अपॉन एम पी 4:1, वी अल्फा अपॉन वी पी निकाल चुके ऊपर 1:4, और क्यू पी अपॉन क्यू अल्फा 1:2, आंसर आ गया 1:2। ठीक है, सपोज आपको बोला होता सेम वेलोसिटी, सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर हुए, अब रेशियो निकालो, फिर से वेलोसिटी का रेशियो निकालोगे पहले, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर आपको दिया है हाफ एम पी वी पी स्क्वायर, इससे वी अल्फा अपॉन वी पी आया रूट एम पी अपॉन एम अल्फा, 1:4 का रूट कितना हो 1:2, आर अल्फा अपॉन आर पी निकालो, एम अल्फा वी अल्फा अपॉन बी इंटू क्यू अल्फा, एम पी वी पी अपॉन बी इंटू क्यू पी, सो बी से बी कैंसिल, वैल्यूज डालो, एम अल्फा अपॉन एम पी कितना हुआ 4:1, वी अल्फा अपॉन वी पी कितना है 1:2 निकाल चुके हो, क्यू पी अपॉन क्यू अल्फा भी 1:2, आंसर आ गया 1:1। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। अब और भी कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, वो कई तरह के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, आपको कई बार इक्वेशंस निकालनी पड़ जाती हैं, मतलब डायरेक्शंस निकालनी पड़ जाती हैं। डायरेक्शंस के लिए या तो लेफ्ट हैंड रूल यूज करो या फिर आईजे के यूज करो, वो ज्यादा आसान होता है, उससे डिसाइसिवली करेक्ट आंसर आता है। जैसे आपको बोला अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अ बीम ऑफ electrons projected along positive x-axis experience force due to magnetic field along positive y-axis, force दिया हुआ है, find डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दिया हुआ। अच्छा जी, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू वी क्रॉस बी, उंगलियों से मत करो, एक्स वाई जेड बोला है, सबसे आसान तरीका, आपको क्या बोला, फोर्स इज अलोंग पॉजिटिव वाई, तो इसको ले लो एफ जे कैप। इलेक्ट्रॉन की बात की तो चार्ज हो गया -E, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वी आई कैप, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता। ठीक है, अब ध्यान दो, माइनस उधर ले जाओ, माइनस एफ इंटू जे इज ई इंटू वी आई क्रॉस बी। आई कैप क्रॉस क्या करूं कि माइनस जे है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, देयरफॉर magnetic field is along positive z axis। कभी गलती नहीं होगी, आपको उंगलियों में कई बार गड़बड़ हो जाती है एक्स वाई जेड चूज करने में, बेस्ट तरीका ये रहता है, आप वो याद रखो। आपको क्या ध्यान रखना होता है ये याद है, 11th वाला बता देता हूं, आई जे के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये तीनों पॉजिटिव होते हैं। तीसरे वाला आई क्रॉस जे होता है प्लस के, जे क्रॉस के होता है प्लस आई, के क्रॉस आई होता है प्लस जे, और ऑर्डर को रिवर्स करो तो आंसर क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, सो अब आपका काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है आज का, आप असाइनमेंट निकालोगे। असाइनमेंट में सबसे पहले
ये जितना हमने किया आज, मैंने आपको कराया, इसको आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से एक एक चीज लिख लिख के पढ़ोगे, फिर आ जाओगे पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक, थ्योरी को अच्छे से एक एक वर्ड पढ़ोगे दोबारा से। नंबर 2, पेज 4 पे कॉन्सेप्चुअल्स करोगे, साथ साथ सारे करने कॉन्सेप्चुअल्स। तीसरा काम, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, छोटे क्वेश्चंस हैं। तीसरा काम आ जाओगे पेज नंबर 6 पे, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, ये कंप्लीट करोगे। ये 3 काम है आज छोटे छोटे। ये सेक्शन ढंग से तमीज से एक एक वर्ड करना जरूरी है, आगे चैप्टर नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चैप्टर बहुत आसान है, कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं बट ध्यान से करने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।